धन्यवाद संचालक जी। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथिगण और पूरे प्रमंडल के कोने कोने से आए मूल्यवासी साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज सारण प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए वामसेन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अमन मेश्राम साहब को आना था, मगर दिल्ली में एक बहुत जरूरी मीटिंग होने की वजह से ये जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई है, इसलिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। साथियों, ये संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये अभियान बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में चलाया जा और इसी के तहत बिहार में 9 प्रमंडल है तो 9 प्रमंडलों में ये सम्मेलन लिए जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से इस तरह के सम्मेलन लेने की जरूरत पड़ी? तो साथियों, अगर हम देश की परिस्थितियों पर नजर डालते हैं, देश की परिस्थितियों को देखते, तो हमें ये दिखाई देता है कि आज जो देश के हालात हैं वो हालात ज्यादा ठीक नहीं है। अगर हम देश में नौजवानों की तरफ देखें तो जो इस देश का नौजवान है वो नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री ले, इंटर पास कर ले, बीए पास कर ले, बीएससी कर ले, बीएड कर ले, टेट पास कर ले, पीएचडी कर ले, बड़ी से बड़ी डिग्री ले। बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी इस देश के नौजवान के पास में रोजगार नहीं। और जब इस देश का नौजवान पटना की सड़कों पर जाता है, दिल्ली की सड़कों पर जाता है और ये देश और प्रदेश में सरकार चलाने वाले लोगों को ये कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो हमारे नौजवानों के हाथ को काम तो नहीं देती, उल्टे लाठीचार्ज करती है और नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। नौजवानों के हालात खराब है। अगर हम किसानों के हालात पर देखें तो लाखों की संख्या में इस देश का किसान आत्महत्या कर चुका है। जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, ये माइक जिस कंपनी ने बनाया, इसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में। जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, ये कुर्सी जिसने बनाया उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उस कंपनी के पास में। जिस गाड़ी से हम आए उस गाड़ी को जिसने बनाया उसका भी मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में है। लेकिन साथियों, इस देश का किसान फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, मगर उसको अपने फसल का, अपने उत्पादन का मूल्य रखने का अधिकार इस देश में आजादी के 70-71 साल में नहीं। नौजवानों के हालात खराब है, किसानों के हालात खराब है। और अगर इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, अगर हम महिलाओं की बात करें, आप अखबार और टीवी चैनल देखते, प्रतिदिन अखबार और टीवी चैनल में महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार की खबरें आती रहती, एक नहीं कई आती रहती। और इतना ही नहीं, लगभग 80 से 90% महिलाएं जो मूल्यवासी बहुजन समाज की हैं, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है और इसकी वजह से उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे कुपोषित होते हैं और हर साल लगभग 10 लाख बच्चे 5 साल की उम्र तक मर
मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते, बल्कि ये तय करने का काम कौन करता है? तो आज की तारीख में ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते। कभी भी किसी को पीट कर मार डाला जाता है, अफवाह फैला दी जाती है कि इस चीज की बिरयानी बन रही थी, उस चीज की बिरयानी बन रही थी। तो साथियों, इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं, इस देश की आधी से अधिक आबादी 52% हिस्सा पिछड़े वर्ग का है, जिसे ओबीसी कहते हैं। ओबीसी की हालात क्या है? तो देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग से, और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़ा कहते हैं। मुख्यमंत्री भी आपके पिछड़े वर्ग के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके बिहार में भी जानवरों की गिनती चल रही है। मुझे कर्मचारियों ने बताया कि अभी जानवरों की गिनती में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बिहार में जानवरों की गिनती चल रही है, बिहार में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, मगर बिहार में ओबीसी की गिनती का कोई अता पता नहीं है। तो पिछड़े वर्ग के भी हालात खराब, एससी के हालात खराब, एसटी के हालात खराब, ओबीसी के हालात खराब, माइनॉरिटी के हालात खराब, किसान के हालात खराब, नौजवान के हालात खराब। आजादी के 70-71 साल में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उस बहुसंख्यक आबादी की स्थिति बद से बदतर हो। और ये क्यों हो गई? इस बात को जानना और समझना ज्यादा जरूरी कि ये इतना दिन आजादी मिल गई, जब अंग्रेजों का देश पर राज था, तो हमें यह बताया जाता था, हमें यह समझाया जाता था कि इस देश में अंग्रेजों की वजह से सारी आंदोलन में शामिल हुए और इसकी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले। अकेले ब्राह्मण अंग्रेजों को भगा नहीं सकते थे, अकेले ब्राह्मण 3.5% थे, अंग्रेजों को भगा नहीं सकते थे। अगर गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन हुआ तो जन आंदोलन किसकी वजह से हुआ? अनुसूचित जाति के लोगों ने सहभागिता किया, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने सहभागिता किया, ओबीसी के लोगों ने सहभागिता किया, माइनॉरिटी के लोगों ने सहभागिता किया। हमारे लोग जेल गए, हमारे लोग फांसी पर चढ़े, हमारे लोग गोली खाए, और इसकी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। तो जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पुरखे फांसी पर चढ़ गए, जिन हमारे पुरखों ने गोली खाया, जो हमारे पुरखे जेल गए, वो कौन सी उम्मीद लेकर जेल गए, कौन सी आशा लेकर जेल गए, कौन सी आशा लेकर फांसी पर चढ़ गए? तो ऐसा सोचते थे अगर अंग्रेज चले जाएंगे, मैं भले ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो आजाद होगी, वो सुखी होगी, वो संपन्न होगी। इस आशा के लिए, इस आशा को लेकर, इस उम्मीद को लेकर हमारे पुरखे फांसी पर चढ़े, हमारे पुरखे जेल गए, हमारे पुरखे गोली खाए। मगर साथियों, आजादी के 70-71 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए, और हम लोगों के सोचने के लिए मजबूर हो गए, आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? आजादी मिले 70-72 साल हो गए, और 70-72 साल की आजादी में आज भी हमारे लोगों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? जब इस पर चिंतन किया गया, मंथन किया गया, तो ये बात पता चली कि इस देश में आर्थिक घोटाले तो बहुत बड़े बड़े हुए, पैसे के घोटाले तो बहुत बड़े बड़े हुए, मगर इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो तो इतिहास का घोटाला हुआ, जिसके बारे में हमारे 85% लोगों को कोई जानकारी नहीं। और जानकारी नहीं होने का कारण है क्योंकि उस इतिहास को सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, उसे दबा दिया। हमें पढ़ने का अधिकार मिला, मगर हमें क्या पढ़ना है, ये जो तय करने का अधिकार है, ये आज भी हमारे पास में नहीं है। सिलेबस ब्राह्मण बनाने का काम करते हैं, और जब ब्राह्मण सिलेबस बनाने का काम करते हैं तो जो हमारे पुरखों की लड़ाई है, जो हमारे पुरखों का इतिहास है, उस इतिहास को दबा दिया जाता है, उस इतिहास को छुपा दिया जाता है।
भाव से भारत मुक्त मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने क्या किया, इसे 2 वे बना दिया। पहले 1 वे चल रहा था, एक ही विचारधारा जा रही थी, केवल ब्राह्मणों की विचारधारा SC ST OBC माइनॉरिटी में जा रही थी। मगर भाव से भारत मुक्त मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने क्या किया, दूसरा इतिहास भी बताना शुरू किया, जो इस देश का वास्तविक इतिहास है। उस इतिहास को साथियों हमें जानने और समझने की जरूरत है। हमारा बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है, हमारे रोज मार्शल लोग थे, मगर ये हमारे लोगों को पता नहीं है, ये हमारी समस्या है। जब हम अपने लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से मिलते हैं, तो हर समुदाय में राजा महाराजा लोग हुआ करते, मगर जिनके पुरखे राजा महाराजा थे, आज उनको पहनने के लिए कपड़ा क्यों नहीं है, आज उनको रहने के लिए घर क्यों नहीं है, आज उनको खाने के लिए भोजन क्यों नहीं है, आज वो इज्जत की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते, ये साथियों सोचने और समझने की जरूरत है। इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस पर चिंतन मंथन किया गया, इस बात पर विचार किया गया, आखिर देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए और जाने को 70-72 साल हो गया, तो 70-72 साल की आजादी में आखिर हमारी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ गई। जब इस पर चिंतन मंथन किया गया तो यह बात समझ में आई कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। और ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने इस देश में छुआछूत पैदा किया, भेदभाव पैदा किया, ऊंच नीच पैदा किया, कर्मिक असमानता पैदा किया। कब पैदा किया? जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब पैदा किया। और हमारे लोगों को क्या पढ़ाया जाता? देश में जितनी समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार अंग्रेज। हमारे लोग क्या पढ़ाया जाता? देश में जितनी समस्याएं हैं उसका जिम्मेदार अंग्रेज है, कुछ बची खुची है तो उसका जिम्मेदार मुगल है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसा पढ़ाया जाता है। जैसे जब अंग्रेज इस देश में आए तो लंदन से सर पे सारी समस्या लादा और लाद कर लाए और भारत में पटक दी। ऐसे ब्राह्मण लोग होते, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है सच्चा इतिहास, जो वो बताते हैं वो हमारे लोग मान लेते हैं। ये हमारी समस्या है। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण है। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुनी। एकलव्य गुरुदेवाचार्य को क्या कहते हैं? एकलव्य गुरुदेवाचार्य के पास जाते हैं और गुरुदेवाचार्य को कहते हैं, गुरु जी हमें धर्म विद्या सिखा दो। तो गुरुदेवाचार्य उसका कुल पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, और जैसे ही एकलव्य अपना कुल और गोत्र बताता है तो द्रोणाचार्य उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता चलता है ये जो एकलव्य है ये देश का मूल निवासी है और ये पिछड़े वर्ग का आदमी है, इसलिए मना कर देते हैं। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते, स्वतः प्रयास करते और स्वतः अभ्यास और प्रयास करके एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। और जब एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं तो ये बात द्रोणाचार्य को पता चलती है। द्रोणाचार्य को जब ये बात पता चलती है, द्रोणाचार्य छल करते हैं, कपट करते हैं और छल कपट करके एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लेते हैं। क्यों कटवा लेते? क्योंकि द्रोणाचार्य को लगता है ये मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हो गया, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो ये जो मूल निवासी समाज को हमने गुलाम बनाकर रखा है ये तो आजाद हो जाए। इसे आजाद नहीं होना चाहिए, इसलिए कटवा देते हैं। आज की तारीख में भी क्या है? आज की तारीख में भी क्या है? ये जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया था ये क्या है? भारत बंद हुआ
कितना भी योग्य हो उसका नंबर ही नहीं आएगा प्रोफेसर के लिए, अंगूठा काटने का मामला। ये जो सबल आरक्षण है जिसको ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति का आरक्षण कहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों में जब लड़ना होता है तो सवर्ण के नाम पर क्षत्रिय और वैश्यों को मिला लेते हैं, मगर जब अधिकार देना होता है तो क्षत्रियों को भी अधिकार नहीं देते, वैश्यों को भी अधिकार नहीं देते और नौकरियों पर खुद ही कब्जा करके रखते हैं। तो ये ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का जो आरक्षण दिया गया ये क्या है? जिनका पहले से ही 90% कब्जा है उन्हें 10% और दिया गया। ये क्या है? ये अंगूठा काटने का मामला है। तो ये जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब से ब्राह्मणों ने शुरू किया है। और जो देश की सरकार है वो गेम टीचर को आज भी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार देती है पता है? सबसे बड़ा पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो टीचरों को मैसेज देना चाहते हैं, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वैसे ही तुम लोगों को SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ में करना चाहिए। इसके लिए सरकार द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। तो साथियों ये जो लड़ाई है, ये जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया। और इसके विरोध में ये बिहार की धरती तथागत बुद्ध की धरती है, इसके विरोध में तथागत बुद्ध ने लड़ाई शुरू किया। और इसके विरोध में तथागत बुद्ध ने लड़ाई शुरू किया। चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानंदकम पाए, ये लड़ाई तथागत बुद्ध ने शुरू किया। और वर्ण व्यवस्था के विरोध में, ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में, सत्ता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की लड़ाई तथागत बुद्ध ने शुरू किया। इसकी वजह से मौर्य का साम्राज्य आया। और जो मौर्य का साम्राज्य था वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लगा हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था। ये मूल निवासियों का साम्राज्य था, ये मूल निवासियों का साम्राज्य था। ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास हमारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या। हम पढ़ते रहते भारत विश्वगुरु था, हम पढ़ते रहते भारत सोने की चिड़िया था। कब था? ब्राह्मणों के राज में भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं था। ब्राह्मणों के राज में भारत कभी भी सोने की चिड़िया नहीं था। ये सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कब था? जब इस देश पर मूल निवासियों का राज था, तब जब सम्राट अशोक का राज था, तब भारत विश्वगुरु था, तब भारत सोने की चिड़िया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में होते थे। आज हमारा कोई, हमारे परिवार का कोई बच्चा अगर कोलंबिया में पढ़े तो हमारे लोग गर्व से कहते हैं, अरे हमारा लड़का कोलंबिया में पढ़ता है, गर्व करते हैं। ये पतन हो गया भारत का। जब हमारे पुरखों का राज था, पूरी दुनिया इस बात के लिए गर्व करती थी, अरे हमारा बच्चा भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस बात पर पूरी दुनिया गर्व करती थी जब हमारे पुरखों का राज था। ये इतिहास साथियों हम लोगों को जानना और समझना जरूरी होगा। ब्राह्मणों ने छल किया, प्रपंच किया और छल कपट करके जो अंतिम मौर्य शासक था राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने पाटलिपुत्र में किया। राजा बृहद्रथ की हत्या पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया और यहां से भाग के गया साकेत को अयोध्या घोषित किया और अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने का काम किया। तो ये जो राम है, ये राम कोई और नहीं है, ये राम पुष्यमित्र शुंग ही है। वोल्गा से गंगा में राहुल संस्कृतायन ने लिखा। राहुल संस्कृतायन भी पंडित थे, उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था, आजमगढ़ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लिखा हुआ है वोल्गा से गंगा में, अभी भी जो वोल्गा से गंगा आ रही है उसमें भी लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये राम कोई और नहीं, ये राम पुष्यमित्र ही शुंग ही था, जिसको राम बना करके प्रचारित करने का काम किया गया। तो फिर ब्राह्मणों ने इस देश में अस्पृश्यता पैदा किया। अनुसूचित जाति के लोगों, जो आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें अछूत घोषित किया गया, उनका हुक्का पानी बंद
अछूत को बड़ व्यवस्था से बाहर किया गया, उसे आउटकास्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसे गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया। पहले बिरादरी की पंचायत बैठती थी और जिसके विरोध में फैसला देती थी उसका हुक्का पानी बंद कर देती थी। अगर उससे कोई मतलब रखता था तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर देती थी। ऐसे अछूतों को ब्राह्मणों ने बाइकाट कर दिया, अछूत घोषित किया। और फिर हमारे ओबीसी के जो लोग हैं आज की तारीख में, इन्हें सछूत घोषित किया, शूद्र घोषित किया। एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। अब पिछड़े वर्ग के लोग सोच रहे होंगे ब्राह्मण हमसे कुछ तो ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए तो सछूत बनाया, इसीलिए तो हमारा छुआ खाते हैं। अरे इसके लिए नहीं बनाया कि तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे, अरे इसके लिए बनाया कि ब्राह्मण खुद तो हल नहीं चलाता। आपके रामविलास पासवान जी ने भी संसद में कहा, अरे भाई ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, इसलिए उन्हें 10% आरक्षण दे लेने दो, क्योंकि वो हल तो चला नहीं सकता है। तो ब्राह्मण मुफ्त हो, ब्राह्मण मुफ्त हो रहे, मेहनत करके नहीं खाता, मुफ्त की खाता है। कहता का हल चले न चले कुदाली और बैठे भोजन दे मुरारी। वो कहता है हमें कुदाल और फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं है, हल और बैल चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो मुरारी खिला रहा है। तो हमारे लोग भी सोचते हैं पंडित जी को तो मुरारी खिला, अरे मुरारी थोड़े खिला रहे, अरे हम पिछड़े वर्ग के लोग खिला रहे, मुरारी नहीं खिला रहे, हम पिछड़े वर्ग के लोग खिला रहे। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई भी काम बगैर ब्राह्मण को बुलाए नहीं होता। अगर बच्चा घर में पैदा हो जाए तो दौड़े दौड़े पंडित के घर जाते हैं, पंडित जी हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या नाम रखना? सही नक्षत्र में पैदा हुआ है या कुछ गड़ा दशा है? पंडित बोलता भाई थोड़ा गड़ा है, शनि का थोड़ा प्रकोप है, ज्यादा बहुत नहीं है मगर थोड़ा शनि का प्रकोप है। तो हमारा आदमी पंडित को कहता है, पंडित जी शनि का प्रकोप दूर करने के लिए क्या करना होगा? कहता है ये कथा सुनना होगा, ये यज्ञ करवाना होगा। फिर हमारा आदमी पूछता पंडित जी कितना खर्चा लगेगा? बोलता है इतना खर्चा लगेगा, घर में पैसे तो होते नहीं, किसी साहूकार के यहाँ या किसी क्षत्रिय के यहाँ जाता है, उधार कर्जे पर पैसा लेता है, कर्जे पर पैसा लेकर आकर यज्ञ और अनुष्ठान करवाता है, पंडित को दे देता है, खुद कर्जदार हो जाता है। और जब खुद कर्जदार हो जाता है तो मुफ्त में क्षत्रिय के यहाँ जाके उसका काम करता है। तो ये पिछड़े वर्ग के लोग ही ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहता है कि भाई तुम जो है ये नहीं करोगे, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ज्यादा उम्मीद जिंदगी नहीं है उसकी। बच्चे को बचाने के लिए हमारा आदमी पंडित को देता है, नाम रखने के लिए भी पंडित को देता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर अगर डॉक्टर भी बना दे, लड़का भी डॉक्टर, लड़की भी डॉक्टर, फिर भी जब शादी की तारीख रखने का मामला आता है खुद नहीं रखता, पंडित के आ जाता और पूछता पंडित जी लड़के की शादी रखना, थोड़ा पत्रा देखकर बताओ कौन सी तारीख ठीक रहे। पंडित मुफ्त में तारीख बताता है क्या? पैसा लेता, लेकिन क्या पंडित कोई गारंटी लेता है कि इस लगन पे शादी करोगे पानी नहीं बरसेगा, आंधी नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा? ऐसा कोई गारंटी लेता है? कोई गारंटी नहीं लेता है। और ऐसा होता है और शादियां भी टूट जाती, कितने लोग जीवन में मुकदमा लड़ते हैं। तो ये होने के बावजूद भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग पंडित के यहाँ जाते हैं, फिर पैसा लेते, लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर, फिर भी शादी हम लोग नहीं कर सकते, फिर अनपढ़ ब्राह्मण को बुलाते हैं शादी कराने। अनपढ़ ब्राह्मण एमबीबीएस लड़के की, एमबीबीएस लड़की की शादी करवाता। अगर घर में कोई मर जाए, जिंदा तो खाता ही खाता, मरने के बाद भी खाता, मरने के पहले तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी खाता है। घर में कोई आदमी मर जाए तो उसका जो क्रियाक्रम है वो पंडित के बगैर नहीं। फिर हमारा आदमी पूछता है पंडित जी हमारे पिताजी कहाँ तक है, अभी कहाँ तक है थोड़ा बताओ। कहता अभी आत्मा को शांति नहीं मिली, अभी भटक ही रही है, अभी भटक ही रही है। फिर क्या होगा? अरे तो तुम्हें भी परेशान करेगी ना,
जो तुम्हारे पिताजी की आत्मा है वो तुमको ही परेशान करेगी, भटक रही है, अभी शांति नहीं मिली। तो हमारा आदमी कहता है पंडित जी शांति के लिए क्या करना होगा? तो हमको दान करोगे, हमको दान करोगे तो जो हमको दान करोगे वो तुम्हारे पिताजी को ऊपर मिलेगा, और तुम्हारे पिताजी को ऊपर मिलेगा तो तुम्हारे पिताजी को शांति मिल जाएगी। तो हमारे लोग दान करते हैं, और पंडित देख कर रखता है कि यादव जी के यहां कोई बढ़िया भैंस है 1 लाख वाली 1.5 लाख वाली। तो जब हमारा आदमी पूछता पंडित जी क्या दान करना, ज्यादा नहीं वो भैंस दे दो, तो उसका जो दूध आएगा तो तुम्हारे पिताजी को ऊपर मिलता है। तो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर ब्राह्मण लूट रहा है, ब्राह्मण खा रहा है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा खिलाकर लाई गई चर्बी। पिछड़े वर्ग का चेहरा देखो, पिछड़े वर्ग के लोगों का यादव कुर्मी मौर्य गढ़िया कश्यप निषाद राजभर का चेहरा देखो, उनका जो दांत और गाल है ना ऐसे चिपटा होता है। जो गांव में खेत में काम करते तो सटा होता चिपटा। और पंडित का चेहरा देखो थोड़ा, मंदिर लाल लाल तो रहता ही, अगर मंदिर के महंतों का वजन करो 2 कुंटल से कम के नहीं निकलेंगे, 2-2 कुंटल के नहीं। तो ये सारा चर्बी पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को बढ़ाई। हमारे यादव जी हैं निकल के, वो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश। उनको ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने अपने पंडित को बुलाया और अपने पंडित को कहा जितना हमने आज तक दिया वो सब पिताजी को मिल गया? बोला मिल गया। मिल गया? बोला मिल गया। यादव जी ने कहा अच्छा, तो ये हमारी 200 ग्राम की मोबाइल है, इसे भी लेते जाना। अब पंडित घबरा गया, बोला इसका क्या करना है यादव जी? अरे बोला बहुत दिन हो गया पिताजी को गए हुए, बात नहीं हो पाएगी। अगर ये 200 ग्राम की मोबाइल लेते जाओगे तो कम से कम पिताजी से बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी कि मेरी भाई हो जाएगा जितना हमने तुमको दिया वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो मेरी लाठी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? पंडित घबरा गया और पंडित ने कहा यादव जी मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो, ये तो हमारे पुरखों ने कमाने खाने का धंधा बनाया है, ऐसा थोड़े कोई ऊपर चला जाता है, कुछ नहीं जाता, सब हम ही लोग खा रहे हैं, जितना आपके यहां से ले गए थे सब हम ही लोग खा रहे हैं, मुझे जाने दो, मेरे दादा बाबा ने गलती किया, मुझे छोड़ दो, जाने दो। पंडित भाग खड़ा हुआ। तो साथियों को ये बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को पिछड़े वर्ग के लोगों ने पाल पोस कर रखा हुआ। ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाए और शूद्रों का काम दिया सेवा करने का, सेवा करने का काम शूद्रों को दिया। तो हमारे लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे लोग सेवा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? यादव जी दूध दही घी देने का काम करते, पटेल जी अनाज देने का काम करते, मौर्य जी सब्जी भाजी देने का काम करते, सैनी जी माली जी फूल माला देने का काम करते, नारी बिरादरी के लोग दाढ़ी बाल बनाने का काम करते, बढ़ाई बहार घटिया बचिया बनाने का काम करते, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। और ऐसी तमाम बिरादरियां हैं जो तमाम प्रकार के काम में लगी हुई थी, सेवा करने के काम में लगी हुई थी। तो सेवा करने के काम में लगे हुए थे तो इनको सेवा का काम दिया। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा, पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा पंडित जी ये जो आपने हमको सेवा का काम दिया है तो हम तो सेवा कर रहे हैं, मगर इस सेवा के बदले में हमें क्या मिले? पंडितों ने ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई प्रजापति जी, देखो स्वामी जी, ऐसा है कि ये जो तुम सेवा कर रहे हो ये निष्काम भाव से सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा का क्या मतलब है? निष्काम भाव से सेवा का मतलब यह है बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी उम्मीद के कि तुमको कुछ मिलेगा, ऐसी कोई आकांक्षा मन में लाए हुए निष्काम भाव से सेवा करो। तो हमारे लोगों ने पूछा पंडित जी फिर ये निष्काम भाव से सेवा करने से क्या होगा? तो पंडित जी ने कहा देखो, जो इस जन्म में तुम
भुगत रहे हो, ये इस जन्म का नहीं है ना, ये तो पिछले जन्म का फल है जो भुगत रहे हैं। अभी इस जन्म में जो करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा। अगर निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। तो हमारे पिछड़े वर्ग की हजारों पीढ़ियों ने ये सोचा, चलो एक जन्म तो खराब हो ही गया, अभी इस जन्म में ब्राह्मणों की ठीक से सेवा कर ले तो कम से कम अगला जन्म ठीक हो जाएगा, अगला जन्म सुधर जाएगा और अगले जन्म में हम ब्राह्मण हो जाएंगे। ये बात सोचकर हमारे लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों की हजारों पीढ़ियां हमारी सेवा करती रही। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या सबूत है? हमारे लोग ब्राह्मण नहीं बने अगले जन्म में, इसका क्या सबूत है? क्योंकि आप लोग कहोगे विकास जी आप कैसे जानते हो अगले जन्म में नहीं बने? हो सकता बन गए हो। अगर हमारे लोग ब्राह्मण बन गए होते तो ब्राह्मण 3.5% भी थोड़े रहते। अरे ब्राह्मण 3.5% भी थोड़े रहते। अरे हमारे पिछड़े वर्ग के लोग 52% के लोग 1000 साल से ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। अगर वो ब्राह्मण बन गए होते तो ब्राह्मणों की संख्या 52% ना हो गई होती। अभी भी 3.5% है। यही सबूत है कि हमारे लोग नहीं। जब मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बातें बताता तो हमारे पास कुछ पिछड़े वर्ग के लोग आए, यादव कुर्मी मौर्य लोग आए और वो कहने लगे विकास आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं। हमने कहा क्या गलत कर रहे हैं? बोले अरे आप हम लोगों को शूद्र घोषित कर रहे हैं, बड़ा गलत आप कर रहे हैं। हमने कहा हम शूद्र नहीं घोषित कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है शूद्र घोषित करने की। अगर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए तो हम किसी को शूद्र नहीं घोषित करेंगे, सबको ब्राह्मण घोषित कर देंगे। कम से कम सब बराबर तो हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को भ्रम है, हम लोग नहीं घोषित कर रहे, ब्राह्मणों ने बनाया। हमने उन लोगों को कहा चलो ट्राई कर लेते, प्रयोग कर लेते कि पिछड़ा वर्ग शूद्र है या नहीं। बोले कैसे प्रयोग होगा? हमने कहा आप किसको शूद्र मानते हो? उन्होंने कहा हम तो अनुसूचित जाति के लोगों को, चमार को, बासी को, खटीक को शूद्र मानते हैं। हमने कहा चलो प्रयोग कर लेते। हमने कहा एक चमार बिरादरी के लड़के को बुला, उसको नए गिलास में पानी दो और पंडित गांव के पुरोहित के पास चलते हैं और गांव के पुरोहित को कहते हैं पुरोहित जी आपने हमको शूद्र बनाया और इसकी वजह से हमको सेवा करने का आदेश दिया, तो आज हमारी इच्छा आपकी सेवा करने के लिए जागृत हो गई और ये हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा अगर चमार बिरादरी का लड़का गांव के पंडित पुरोहित को पानी देगा, पिएगा क्या? यादव कुर्मी मौर्य लोगों ने कहा कैसे पिएगा? हमने कहा क्यों नहीं पिएगा? बोला वो तो अछूत है, अछूत के हाथ का पानी कैसे पिएगा? हमने कहा नहीं पिएगा। बोला नहीं पिएगा। हमने कहा जो छू नहीं सकता वो सेवा कैसे कर सकता? बताओ तुम ही कह रहे हो कि शूद्रों को सेवा करने का काम दिया, अब तो छू ही नहीं सकता तो सेवा कैसे कर सकता? सेवा कर ही नहीं सकता। सेवा पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे। आज भी हम पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में जब फसल आती है, पुरोहित के लिए पहले रखा जाता है और बाद में लोग उपयोग करते हैं। जो मनुस्मृति लिखी गई वो मनुस्मृति किसके विरोध में लिखी गई? जो मनुस्मृति लिखी गई वो मनुस्मृति पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में। पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में कैसे लिखी गई आपको बता दूं। मनुस्मृति में लिखा गया कि शूद्रों के कान में अगर ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। अगर ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। अब मान लो ब्राह्मण वेद पढ़े तो क्या अनुसूचित जाति के मोहल्ले में पढ़ेगा? क्या ब्राह्मण वेद अनुसूचित जाति के मोहल्ले में जाकर तो पढ़ेगा नहीं। ब्राह्मण अपने घर में वेद पढ़ेगा तो अनुसूचित जाति के कान में पढ़ने का कोई खतरा नहीं। किसके कान में पढ़ सकता है? अब मान लो ब्राह्मण अपने घर में बैठकर वेद पढ़ रहा है और यादव जी दूध लेकर पहुंच गए तो यादव जी के कान में पढ़ गए। इसलिए लिखा अगर इनके
की पलट कर देख लेते क्या है, देख लिया, लिखा, सुच्चा डाल देना चाहिए। कान में पड़ जाए शीशा डाल देना चाहिए, आंख से देख ले सुच्चा डाल देना चाहिए। अगर उच्चारण करे जीभ काट लेनी चाहिए। मान लो मौर्य जी गए सब्जी लेकर, ब्राह्मण पढ़ रहा है और मौर्य जी के कान में आवाज पड़ी, तो आदमी की आदत होती है कोई चीज सुनता है तो सुनते सुनते उसका उच्चारण करने लगता है, गुनगुनाने लगता है। जैसे आप गाना सुनते हो तो सुनते सुनते गुनगुनाने लगते हो। अगर मौर्य जी सब्जी लेकर गए हैं, कुशवाहा जी सब्जी लेकर गए हैं और उधर अगर पंडित वेद पढ़ रहा है, सुना और गुनगुनाने लगा, लिखा, अगर उच्चारण करे जीभ काट लेना चाहिए। ये सारा किसके विरोध में लिखा? सारी की सारी मनुस्मृति पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में लिखी हुई है। और मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है, इनको मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़ों में देनी चाहिए, आधी रास्ते में गिर जाए और आधी ही इनके घर पहुंचनी चाहिए। और यह भी लिखा हुआ है, इन्हें धन रखने का अधिकार नहीं है, और अगर रास्ते में कहीं धन मिल जाए तो आधा धन राजा के राजकोष में जमा कर देना चाहिए और आधा धन किसी बड़े ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो हम लोगों की तरफ ये कहावत चलती है कि न मरे दिए न मोटाए दिए, मतलब न वो मोटा होने देंगे न मरने देंगे। आज जो भारत की सिचुएशन है वो क्या है, आपको न मरने देंगे न आपको अच्छी जिंदगी जीने देंगे, आपको जलालत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। ये आज से नहीं पहले से भी किया गया है। तो साथियों, ये लोग कौन थे? ये लोग अंग्रेज नहीं थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ये लोग मुगल नहीं थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए, बल्कि ये जो लोग थे ये लोग ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने हम लोगों के विरोध में ऐसे ऐसे कानून बनाए। ये तो अच्छा हुआ इस देश में अंग्रेज, जब अंग्रेज इस देश में आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहां जो लोग रहते हैं बहुसंख्यक लोग इंसान नहीं लग रहे, ये तो जानवर लग रहे। इंसान का कोई लक्षण इनके अंदर नहीं दिख रहा है, ये तो जानवर लग रहे। अंग्रेज बड़े हैरत में पड़े और अंग्रेजों ने सोचा, जिनको ब्राह्मणों ने जानवर बना दिया, इतनी बड़ी आबादी को जानवर के स्तर तक पहुंचा दिया, वो ब्राह्मण कितने षड्यंत्रकारी होंगे, कितने खतरनाक होंगे। अगर इनको हम अपना प्रशासन चलाने का अधिकार दे दें, ये तो हमारे प्रशासन का सत्यानाश कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। ब्राह्मणों को दे नहीं सकते। और ब्राह्मणों के अलावा ये जो लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें तो पता नहीं कब से पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया है, ये चलाने लायक नहीं है, ब्राह्मणों से चलवा नहीं सकते क्योंकि वो तो सत्यानाश कर देंगे। अंग्रेजों के सामने अजीब समस्या खड़ी हो गई, अभी करें तो क्या करें। अंग्रेजों ने सोचा, ये जो इनके हजारों साल के गुलाम लोग हैं, अगर इन्हीं लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया जाए और इन लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए, ये लोग हमारा प्रशासन ईमानदारी से चला सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, कोई एहसान करने के लिए नहीं, इसके लिए अधिकार दिया। और जो हमारे लोग पढ़े लिखे, तो हमारे लोगों ने अपनी आजादी का आंदोलन शुरू, मगर हमारे लोगों को अपने पुरखों के बारे में, अपने पुरखों के इतिहास के बारे में पता ही नहीं। हमारे लोग गांधी जी की माला जपते रहते थे, दी हमें आजादी बगैर खड़क बगैर ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया, थकते रहते, माला जपते रहते। पता ही नहीं कि जब इस देश में गांधी जी नहीं पैदा हुए थे, तब ज्योतिबा फूले ने 1848 में हमारी आजादी की लड़ाई शुरू की। जब गांधी जी नहीं पैदा हुए थे तब शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था? क्योंकि ज्योतिबा फूले भी पिछड़े वर्ग में थे, ओबीसी थे। जब वो ब्राह्मण की बारात में गए, ब्राह्मणों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ इस गुलामी को, और इस गुलामी को तोड़ने के लिए उन्होंने जब देखा, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे गुलामी का एहसास है, मगर जो ये हमारा समाज है ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसे गुलामी का एहसास नहीं है, इसे भी पढ़ाना लिखाना हो। क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान के बगैर कोई लड़ाई ना तो
लड़ी जा सकती है, ना तो जीती जा सकती है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने सोचा मेरे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान है तो क्यों है? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर इन लोगों के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर इनको भी पढ़ा लिखा दिया जाए, इनके अंदर भी मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हो जाएगा, और इनके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हो गया, ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ज्योतिबा फुले ने हमारे लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया। जब शुरू किया तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो गया। और दर्द क्यों हो गया? ब्राह्मणों ने सोचा जिन मूल निवासियों को हमने हजारों साल से गुलाम बनाया था, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, उनको अंग्रेज पढ़ा रहे हैं, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके लिए क्या किया? इसके लिए अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाई। ये आजादी का आंदोलन कोई आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का और मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने के लिए चलाया गया आंदोलन था। 1848 पहले आता है, 1857 बाद में आता है। 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़ाई शुरू किया और प्रथम विद्रोह 1857 में ब्राह्मणों ने किया। पहले हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई, बाद में ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाई, क्योंकि ब्राह्मण सोचते थे अगर अंग्रेज रह गए तो ये हमारे हजारों साल के गुलाम आजाद। ज्योतिबा फुले भी इस बात को जानते थे, इसीलिए ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों के आंदोलन में नहीं गए और उन्होंने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा। 1918 में साउथ बरो कमीशन आया। भास्कर राव यादव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए विधिमंडल में आरक्षण की मांग किया। जब ये दोनों मांग हुई, उस समय तिलक कांग्रेस के नेता थे। तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगी और तिलक ने पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाया। तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली को, तमोली को, कुलभटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेंगे, कुर्मी हल चलाएंगे, दर्जी कपड़े सिलेंगे। किसने कहा? बाणभट्ट तिलक ने कहा, जिसके बारे में पढ़ाया जाता है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे हम लेकर रहेंगे। जिसके बारे में ये पढ़ाया जाता है उनका हमारे बारे में क्या था? तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मेरा तो नाम नहीं लिया, हो सकता मुझे संसद में भेजना चाहते होंगे। महिलाएं जब घर में चावल पकाती हैं तो सारा चावल थोड़ा ही चेक करती है पका है नहीं पका है, 2-4 चावल निकालती है, हाथ से दबाती है, अगर दब जाता है पता चल जाता है पूरे बर्तन का चावल पक गया है। वैसे तिलक ने नमूने के तौर पर 2-4 जातियों का नाम लिया। इसका मतलब यह है तिलक की जो आजादी का आंदोलन था वो हमारी आजादी का आंदोलन नहीं। तिलक के बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता हुए। दूसरे कांग्रेस सम्मेलन में बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए हक अधिकार लेकर भारत आए। मगर गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और जब गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी तो गांधी जी ने भारत आकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। किसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया? जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे उन अधिकारों के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप अनशन क्यों कर रहे हो? गांधी जी ने कहा, अगर आप मुझे आजादी देना चाहते हो, इसके बदले में इन लोगों को अलग अधिकार देना चाहते हो, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। फिर गांधी जी को कैसी आजादी चाहिए थी? गांधी जी को ऐसी आजादी चाहिए थी जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग गांधी जी के गुलाम होने चाहिए। ऐसी आजादी गांधी जी को चाहिए। गांधी जी का आंदोलन भी आजादी का आंदोलन नहीं था। सरदार पटेल को चुने गए, सरदार पटेल चुने गए, मगर गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री बने। कौन सी कमी थी सरदार पटेल? किस मामले में नेहरू से कम थे सरदार पटेल? किसी मामले में नेहरू से कम नहीं थे, केवल एक मामले में कम थे। वो एक मामला क्या था? वो एक मामला था जिसमें कम थे, वो एक मामला था सरदार पटेल जाति के बराबर नहीं थे। इसलिए नेहरू को बनाया और नेहरू को जब प्रधानमंत्री बनाया, नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून
इस्तीफा नहीं देने वाला है। मगर ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं। पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि पिछड़े वर्ग के घरों में ब्राह्मण जाता है और कहता है अरे अम्बेडकर तो चमारों के नेता थे, तुम्हारे थोड़े कुछ थे, तो चमारों के नेता। अगर एक आध आदमी को समझ में आया जय भीम बोला, तो जब कोई ओबीसी का आदमी जय भीम बोलता है तो पंडित उसके बगल में जाता है और उसके बगल में जाकर पंडित कहता है अरे चमारों के। कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अगर जय भीम बोल दे, पंडित उसके बगल में जाकर कहता है चमारों के, दूसरे दिन से बंद कर देता, क्योंकि वो सोचता है जय भीम बोलने से डिमोशन हो गया, जय भीम बोलने से डिमोशन हो जा रहा है, हम नीचे चले जा रहे हैं, चमार बन जा रहे हैं, वो बंद कर देता है। और फिर वही ब्राह्मण चमार के घर में आता, कहता जय भीम गौतम जी। गौतम जी कहते जय भीम पंडित जी। कहता अरे देख रहे बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के इतने बड़े विद्वान आदमी, और ये ओबीसी के लोग, यादव लोग, पटेल लोग, मौर्य लोग, ये तो जय भीम भी नहीं बोलते, इतने विद्वान आदमी की इज्जत नहीं करते, झगड़ा लगाने का काम करता है। तो साथियों ये जो सारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। कालेकर कमीशन नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में बनाया और उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मंडल कमीशन आया 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब, क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसे चना नहीं खिलाया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसे चना दिखाया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है वो खा तो सकता नहीं, देख ही सकता है। ऐसे ब्राह्मणों ने कहा जिस जो ओबीसी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक है उसको नहीं पढ़ाए, उसको रिजर्वेशन के दायरे में नहीं रखा जाएगा, और जो ओबीसी पढ़ाने लिखाने लायक नहीं है उसे दायरे में रखा जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं सकता तो उसका बच्चा नौकरी नहीं ले सकता है। तो क्रीमी लेयर लगाए। एक क्रीमी लेयर का षड्यंत्र पिछड़े वर्ग को समझ में ना आए, इसलिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया गया। आगवानी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल, विनय कटियार को सामने किया, उमा भारती को सामने किया, परवेज तोगड़िया को सामने किया, कल्याण सिंह को सामने किया, पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे का मकसद क्या था? मुसलमानों के विरोध में बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई, बाबरी मस्जिद पिछड़े वर्ग का मंडल कमीशन का मुद्दा दबाने के लिए गिराई गई, क्योंकि अगर मंडल की लड़ाई पिछड़ा लड़ता तो जो ब्राह्मणों ने पिछड़ों का हिस्सा खाया था वो हिस्सा अपना ले लेता। इसलिए ब्राह्मणों ने पिछड़ों की और मुसलमानों की लड़ाई लगवा दिया और खुद से हो गए। ब्राह्मण पिछड़े को कभी मुसलमान के साथ, पिछड़े को कभी अनुसूचित जाति के साथ लड़ाते रहते हैं ताकि पिछड़ा अपना हक हिस्से की बात न करे, लड़ाया है। 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा हुआ। जब 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा हुआ, मोहम्मद मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया। देश की पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद हो गई। ब्राह्मणों ने सोचा कोई न कोई इसका हल निकालना होगा, अगर पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हो गए तो इस देश के ब्राह्मणों का राज नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणों ने फिर षड्यंत्र किया। अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को महाराष्ट्र से उठाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में पटका और कहा राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी ये अन्ना हजारे आया है, ये अभी रामलीला मैदान से वापस नहीं जाएगा, ऊपर भले ऊपर चला जाएगा मगर जब लोकपाल लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। पूरे देश भर में प्रचार किया। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनको जाति आधारित गिनती की लड़ाई लड़ना चाहिए था, उन्होंने गिनती की लड़ाई छोड़ दिया, अन्ना हजारे के जन लोकपाल की लड़ाई में शामिल हो गए। जब हम उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को समझा रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी गिनती का मुद्दा दबाने का मामला है, तो पिछड़े वर्ग के लोग कहते थे अरे विकास जी आप समझ नहीं रहे, राजा हरिश्चंद्र के बाद कोई ईमानदार आदमी अभी तक मिला नहीं था, ये पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे मिल गया है, इसका भी ये भी ऊपर चला जाएगा, इसकी मदद करना जरूरी है, पहले अन्ना का जान बचा लेते हैं, बाद में अपना मामला देख लेंगे। हमने उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा था अरे भाई पिछड़े वर्ग के
मोहम्मद इस्लाम पिछड़े वर्ग को जागृत कर रहे हैं, कहीं पिछड़ा वर्ग मोहम्मद इस्लाम के साथ ना खड़ा हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर में प्रचारित किया। पिछड़े वर्ग का, नीच जाति का है, चाय बेचने वाला है, हमारे लोगों ने सोचा पिछड़ा भी है, गरीब भी है और नीच जाति का भी है, अपना आदमी है, जरूर इस बार कल्याण हो जाए। प्रधानमंत्री बना दिया, और जब प्रधानमंत्री बना दिया तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पिछड़ों के विरोध में 4 बड़े फैसले। सबसे बड़ा फैसला तो नोटबंदी का लिया, और नोटबंदी के फैसले में क्या हुआ? तो नोटबंदी के फैसले में यह हुआ कि जो हमारे लोगों ने यह सोचा था, अभी नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने कर लिया, अभी टाटा फांसी लगाएगा, बिरला फांसी लगाएगा, अंबानी फांसी लगाएगा, अडानी फांसी लगाएगा, बड़े बड़े लोग फांसी लगाकर मर जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे गरीब लोग थे वो लाइनों में मर गए, जो हमारे गरीब लोग थे वो हार्ट अटैक से मर गए। इतना ही नहीं, हमारे घरों की महिलाओं ने जो अपने आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा बचा कर रखा था कि परिवार पर कभी विपत्ति आएगी तो काम आएगा, वो पैसा भी सारा उनके हाथ से निकल गया, चला गया। और इतना ही नहीं साथी, किसानों ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी ने लाठी मारने का काम किया और नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, कहा पकौड़े बेचो, यही रोजगार 2 करोड़ देना था, कहा पकौड़े बेचो। पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले लिए। पहला बड़ा फैसला, जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला, 314 पिछड़ों के बच्चों को जो IAS में सेलेक्ट हो गए थे, क्रीमी लेयर के नाम पर उनकी नियुक्ति रोक दिया। तीसरा बड़ा फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने, पिछड़े वर्ग को और शेड्यूल कास्ट की जो बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी, वो स्कॉलरशिप को रोक दिया। और चौथा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग को बजट में एक भी हिस्सा नहीं दिया। इसका कारण क्या है? कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, ये मुखौटा। आप गधे से गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो और कहो अपने पैर पर मारो, वो नहीं मारेगा, बोलेगा इतना गधा थोड़े, अपने पैर पे मारूंगा मेरा पैर कट जाएगा। फिर ये नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है और पिछड़े वर्ग के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्यों मार रहा है? ये मारने का कारण ये है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। RSS के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए हुए हैं, चेहरा नरेंद्र मोदी का दिखाते हैं, हम लोगों का वोट नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर लेते हैं, और पीछे से सारा काम RSS के ब्राह्मण कर रहे हैं। इसकी वजह से साथियों ये सत्यानाश हो रहा है। ये बातें हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। ब्राह्मण हम लोगों को हिंदू घोषित करता है। हिंदू कब घोषित करता है? जब मुसलमानों से लड़ना है तब हिंदू, जब मुसलमानों से लड़ना है तब हिंदू है। जब हमारी गिनती का मामला आता है, हमारी नौकरी का मामला आता है, हमारे आरक्षण का मामला आता है, कहता नहीं अभी हिंदू नहीं, अभी तुम अछूत हो, तुम पिछड़े हो, अभी हिंदू नहीं हो। जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तो हिंदू बनाता है, जब हमारे अधिकार का मुद्दा आता है हम हिंदू नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। अलीगढ़ में जब मुसलमानों से दंगा हो रहा था, ब्राह्मणों ने कोशिश की थी, ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों के पास में गए और कहने लगे चलो मुसलमानों से लड़ना है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा अभी हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है, मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमें बुलाते हो और जो हमारे हक अधिकार का मुद्दा आता हमें नहीं देते हो, अभी हम लड़ने वाले नहीं। तो साथियों परिस्थितियां बदल रही है, हमको जागरूकता ठीक प्रकार से पहुंचाने की जरूरत है। 2 विचारधाराएं इस देश में है, एक RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा है जो जहर के तरीके से काम कर रही है, और एक हमारी विचारधारा है जो दवा के तरीके से काम कर रही है। एक जहर है, एक दवा, एक जहर है, एक दवा है। जहर क्या है? वो लड़ाने की विचारधारा। ब्राह्मण यादव को कुर्मी से लड़ाता है, कुर्मी को मौर्या से लड़ाता है, मौर्या को गढ़िया से लड़ाता है, एक दूसरे को लड़ाता है। OBC को SC से लड़ाता है, SC को ST से लड़ाता है, और OBC SC ST अगर एक जगह इकट्ठे मिल जाए तो ब्राह्मण कहता है एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। मुसलमानों का डर दिखाते 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 इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने
सत्ता में आ रहे थे, हमें मूर्ख बनाकर सत्ता में आ रहे थे। अभी हमारे अंदर जागृति बढ़ गई, अभी हमारे अंदर जागृति बढ़ गई। उनको लगता है कि वो केवल मूर्ख बनाकर सत्ता में नहीं आया जा सकता, इसलिए वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, अभी वो ब्राह्मण ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। माननीय काशीराम जी ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो भारत के ब्राह्मणों ने सोचा बात तो काशीराम जी की सही है, बात तो इनकी सही है, वोट इनका और राज हमारा नहीं चल सकता। तो भारत के ब्राह्मण यूरोप के लोगों को पूछा, आप लोग ईवीएम का उपयोग करते थे चुनाव में, बंद क्यों कर दिया? तो यूरोप के लोगों ने कहा ईवीएम में घोटाला, ईवीएम में घोटाला होता था इसलिए बंद कर दिया। भारत के ब्राह्मणों ने कहा यही तो हम ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से तुमने बंद कर दिया, यही तो हम ढूंढ रहे थे। और भारत के ब्राह्मण ईवीएम मशीन यहां लेकर चले आए। जब तक ईवीएम नहीं थी उन्हें बूथ कैप्चरिंग करवाना पड़ता था, और बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे बुजुर्ग लोग जब वोट डालने जाते थे तो गुंडे वहां बैठे होते थे, गुंडे पूछते थे दादाजी कहां जा रहे हो? दादाजी कहते थे वोट डालने जा रहा हूं। अच्छा वोट डालने जा रहे हो, काहे के लिए कष्ट उठा रहे हो, आपका वोट पड़ गया है। गुंडे ही वोट डाल देते थे, हमारे आदमी को वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बूथ कैप्चरिंग करके वो लोग चुनाव जीत जाते थे। अभी वैसा संभव नहीं है, तो अभी ईवीएम मशीन से चोरी कर रहे। ईवीएम मशीन से 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराया जा सकता। मगर 2014 का चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में कहा इसके साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए। वीवीपैट मशीन का क्या मतलब है? पेपर ट्रेल मशीन। पेपर ट्रेल मशीन का क्या मतलब है? जैसे एटीएम में जब आप पैसा निकालते हो तो पर्ची बाहर आती है, वैसे जब आप वोट डालोगे पर्ची बाहर आनी चाहिए। वो पर्ची 10 सेकंड तक दिखेगी, और 10 सेकंड तक दिखने के बाद वो बैलेट बॉक्स में गिर जाएगी, और आपको प्रमाणित हो जाएगा जिसको आपने वोट दिया था वही, उसी को हमारा वोट मिले। लेकिन 2014 के चुनाव में भी नहीं लगा, बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नहीं लगा, ये वीवीपैट मशीन नहीं लगाया, और घोटाला करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो साथियों, ये हम वोट किसको डाल रहे हैं वो दिख नहीं, हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसी को जा रहा है या दूसरे को जा रहा है, ये नहीं दिख रहा था। माननीय मेश्राम साहब इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए, और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेश्राम साहब के फेवर में फैसला दिया, और
हम सब की अलग अलग पिटाई भी हो रही है। इसलिए ये जो समय है अलग अलग लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि एससी का कोटा पूरा नहीं हुआ, एसटी का कोटा भरा नहीं गया, ओबीसी का कोटा भरा नहीं गया। माइनॉरिटी के बारे में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुसूचित जाति से भी खराब मुसलमानों के हालात हो गए हैं। इसका मतलब यह है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश में मजलूम बना दिए गए हैं। तो ये जो मजलूम लोग हैं, मजलूमों में इत्तेहाद कायम करना होगा, मजलूमों में इत्तेहाद कायम करके इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा होने से ताकत का निर्माण करना होगा और ताकत का निर्माण करके जालिमों से लड़ाई लड़ना होगा। हमें पता है कि सबका मालिक एक है, मगर हमें यह भी पता करना होगा कि सबका दुश्मन भी एक है, क्योंकि ब्राह्मणों ने एससी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने एसटी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने ओबीसी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने एमबीसी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने माइनॉरिटी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का भी हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने वैश्यों का भी हिस्सा खाया। ब्राह्मणों का मनोबल तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, अभी तक कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की पिटाई करते थे, अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी क्षत्रिय विधायक की पिटाई की है। कोई आम क्षत्रिय के नहीं, विधायक क्षत्रियों को एक ब्राह्मण ने जूते से पीटा, इतने ज्यादा उनके मनोबल बढ़ गए हैं। तो इसलिए साथियों, ये जो जुर्म करने वाले 3.5% के ब्राह्मण हैं, उनसे एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और लड़ाई किस बात के लिए लड़नी होगी? इंसाफ कायम करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मुसलमान भाई हमारे अक्सर दलित मुस्लिम एकता की बात करते रहते हैं, मगर मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो दलित मुस्लिम एकता से ये मामला हल होने वाला नहीं है। अगर 52% ओबीसी को और आप आदिवासियों को अगर आरएसएस के लिए छोड़ना चाहते हो, तो फिर इस देश में आपका कुछ होने वाला नहीं है। जो हो रहा है वही होगा, जो दलित मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस देश में जो मजलूम है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, इन सभी को इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा करके ताकत का निर्माण करना होगा और जालिमों से मुकाबला करके इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में सबको हिस्सेदारी देने का काम करो। साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई टाटा, बिरला, अंबानी आपको साथ सहयोग करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये नियम बनाया, जिनकी लड़ाई उन्हीं से साधन संसाधन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लड़ाई, तो साधन संसाधन भी आपको ही देना होगा, बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर भी आपको अपना ही लगाना होगा। तो इस लड़ाई में आप अपना बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर लगाएंगे और लगाकर इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम लोग जरूर इस देश में इंसाफ कायम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।